हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का जो 63 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कृमि में कौन सी चिकित्साओं का किन किन आचार्यों ने वर्णन किया है वो हमने देखा था। अभी की क्लास में अपन आगे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले आपका बोला गया है कि जो आपके कवल एवं गंडूश हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा बोली गई है। ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उनके अनुसार कि मुख संचार्यते यह तु मात्रा स कवला स्मृता। इसके अलावा असंचार्य तु यह मात्रा गंडू स प्रकृतिते। ठीक है। तो ये मेरे लिए आपका बोला गया है। क्या बोला गया है? जो कवल होता है वो संचारी होता है, जबकि जो गंडूस होता है वो क्या है? असंचारी होता है। तो कवल को संचारी तथा गंडूस क्या होता है? आपका असंचारी होता है। यह आचार्य जो चरक है उनका कोटेशन भी है, याद रखना। फिर उसके बाद में बात करते हैं चरक अनुसार जो आपके जो माह हैं वो बताया गया है। ठीक है। आधुनिक और जो आपके बात करें कि मेनली सुश्रुत के अनुसार भी अपन इसको देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या चीज़ बोला गया है उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें तो आपका जो एक मिनट, हाँ, जैसे कि अगर शिशिर जो ऋतु रहता है तो शिशिर जो ऋतु रहता है वो क्या है? मेनली कौन से? फाल्गुन और आपका जो माघ है, माह के बीच में शिशिर ऋतु आता है। ठीक है। बात करें अगर मॉडर्न में तो जनवरी फरवरी के बीच में। ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है? तपस्या बोला है। ठीक है। तब तपस्या, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा वसंत ऋतु के विषय में बात करें तो वसंत जो ऋतु होता है वो चैत्र और वैशाख के बीच में रहता है, आपको पता है। ठीक है। मतलब मेनली मार्च और अप्रैल के बीच में मेनली आपका क्या है? वसंत ऋतु रहता है। और इसको क्या है? आचार्य सुश्रुत ने माघ बोला है। ठीक है, माघ बोला है। और ग्रीष्म ऋतु के विषय में बात करें तो ग्रीष्म जो ऋतु होता है वो ज्येष्ठ व आषाढ़ के मास में होता है। आधुनिक में इसे मई जुलाई अपन बोल सकते हैं। मई जुलाई के बीच में आपका मेनली ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है। और सुश्रुत ने क्या है? इसे सूची चक्र कहा है। ठीक है। इसके अलावा बात करें वर्षा में तो वर्षा में मेनली आपका क्या बोला गया है? जो वर्षा ऋतु होता है वो श्रावण और भाद्र के बाद में होता है। ठीक है। श्रावण और भाद्र में मेनली आपका क्या है? वर्षा ऋतु होता है, यानी कि जुलाई अगस्त के बीच में। ठीक है। और इसको क्या है? आचार्य सुश्रुत ने मेनली नभस्य कहा है। फिर शरद ऋतु के विषय में बात करते हैं तो जो शरद ऋतु होता है, ठीक है, वो क्या है? अश्विन और कार्तिक के बीच में रहता है। और आधुनिक में सितंबर जो अक्टूबर है, ठीक है, वो आपका मेनली शरद ऋतु का वक्त होता है। और सुश्रुत ने ऊर्जस बोला है। फिर हेमंत ऋतु के विषय में बात करते हैं तो जो हेमंत ऋतु होता है वो अघ्न और पौष के बीच में रहता है। आधुनिक में नवंबर और दिसंबर के बीच में। इसे साहस्य बोला है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। देन बात करते हैं ऋतु संधि के विषय में। तो ऋतु संधि के विषय में आचार्य जो वांगभटजी हैं उन्होंने कुल जो है 14 बताया है। ठीक है। मतलब आपको भी पता है ऋतु संधि किसको बोलते हैं। तो 14 डेज का आपका मतलब 14 डेज का आपका क्या है? ऋतु संधि होता है। 14 दिन का आपका ऋतु संधि होता है। अब ये 14 डेज कौन से हैं ये आपको याद रखना चाहिए कि गत ऋतु का अंतिम सप्ताह, यानी कि वर्तमान जो ऋतु है, ठीक है, उसका लास्ट जो आपका 7 डेज है। ठीक है। और नवीन जो ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह, यानी कि जो आने वाली ऋतु है उसका स्टार्टिंग 5 डेज। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका ऋतु संधि, यानी कि 7 and 7 14, ये जो वक्त है वो क्या है? ऋतु संधि कहलाता है। तो ये वो अष्टांग हृदय में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं यम दृष्टा। यम दृष्टा क्या है? तो कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन तथा अघ्न माह के 8 दिन यम दृष्टा कहलाता है सारंगधर के अनुसार। तो ये चीज़ याद रखना भैया। यम दृष्टा अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या होता है यम दृष्टा? तो कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन तथा अघ्न माह के 8 दिन यम दृष्टा कहलाता है। ये आचार्य सारंगधर ने बोला है। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं भल्लातक अस्थि। तो भल्लातक अस्थि का जो वर्णन है चरकोक्त, कटु स्कंद तथा कषाय स्कंद में, दोनों में आपको वर्णन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चरक विमान स्थान का यह श्लोक है कि जो भल्लातक अस्थि है उसका वर्णन क्या है? कटु स्कंद और कषाय स्कंद दोनों में आपको जो है भल्लातक अस्थि का वर्णन देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। यम दृष्टा हो गया, संधि हो गया, ऋतु संधि हो गया, भल्लातक अस्थि हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चरक के अनुसार जो दशमानी जो गण बताए गए हैं तथा सुश्रुत के अनुसार जो आपके गण बताए गए हैं, ठीक है, उनके विषय में बात करते हैं। तो चरक के अनुसार जो दशमानी बताए गए हैं जैसे कि जीवनी महाकषाय हो गया, ठीक है, ये आपको याद ही होगा। ठीक है। जीवनी हो गया, इसके जीवनी हो गया। ठीक है। सुश्रुत ने क्या है? जीवनी के जो द्रव्य हैं, ठीक है, कोकुल्लादि गण के अंतर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्तन्य जनन महाकषाय बताया आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने क्या है? ककुल्लादि गण के अंतर्गत जो आपके स्तन्य जनन महाकषाय हैं उसके 2 द्रव्य है उसको रखा है। इसके अलावा वय स्थापन जो महाकषाय है वो
उसका वर्णन आचार्य चरक ने किया है, ठीक है। और व्यय स्थापन के अंतर्गत जो द्रव्य आते हैं वो आचार्य सुश्रुत के कोकल्यादि गण, ठीक है। और आपका विदारी गंधी आदि गण के जो औषधि हैं वो उसके अंतर्गत मेनली आपके आते हैं। इसी प्रकार प्रजय स्थापन महाकषाय, तो प्रजय स्थापन महाकषाय आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। और प्रजय स्थापन गण के जो औषधियाँ हैं, ठीक है, वो मिलने आचार्य सुश्रुत ने जो गण बताए हैं कोकल्यादि गण तथा विदारी आदि गण, उसके अंतर्गत मिलनी प्रजय स्थापन के जो द्रव्य हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। वृहिणी महाकषाय के विषय में बात करें तो वृहिणी का महाकषाय के अंतर्गत जो विधारी गंधादि गण के जो औषधि हैं वो मिलनी आचार्य सुश्रुत के आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ऐसे करके ही याद रखना पड़ेगा कि साम्य मतलब एक दूसरे से कौन से जो द्रव्य है किस किस गण में, अगर पूछ दिया जाए जीवनी गण पर्टिकुलरली चरक के अनुसार जो जीवनी गण के महाकषाय के जो द्रव्य हैं, ठीक है, वो सुश्रुत के कौन से गण के अंतर्गत आते हैं, कोकल्यादि गण का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी वजह से यहाँ पे आपका जो है साम्य मतलब एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो कोकल्यादि गण हो गया, फिर ये अपन लोगों ने देख लिया। फिर अब बात करते हैं अंग मर्द प्रशमन महाकषाय। आचार्य जो चरक ने अंग मर्द प्रशमन महाकषाय बताया है उसके अंतर्गत सुश्रुत के विदारी गंधादि गण के जो औषधि हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के जो औषधि हैं सिमिलर हैं लगभग, ठीक है, इनके जो औषधि हैं। फिर इसी प्रकार कासकन जो महाकषाय है, कासर महाकषाय है, उसके अंतर्गत जो सुश्रुत है उसके विदारी गण के औषधि आते हैं। फिर स्वासर महाकषाय के अंतर्गत पिपल्यादि तथा विदारी गंधादि गण की औषधि आती हैं। दीपनी महाकषाय के अंतर्गत पिपल्यादि गण की औषधि आती हैं। रिद्ध महाकषाय के अंतर्गत क्या है आपका, रिद्ध महाकषाय के अंतर्गत क्या है, परुष्कर आदि गण की औषधि आती हैं। श्रमहर महाकषाय के अंतर्गत परुष्कर आदि जो गण हैं उसकी भी औषधियाँ आपकी आती हैं। अर्शोग्न महाकषाय के अंतर्गत मुस्कर आदि गण की औषधियाँ भी आती हैं। इसके अलावा आपका कृमिघ्न महाकषाय के अंतर्गत सूरशार आदि तथा लाक्षादि गण की औषधि आती हैं। उदर्द प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत आपका शालशाल आदि गण की औषधि आती हैं। बल्य महाकषाय के अंतर्गत लघु पंचमूल गण की औषधि आती हैं। इसी प्रकार आगे बात करें तो आपका जो शुक्र शोधक महाकषाय है, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या है, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल की जो औषधियाँ वो आती हैं। शोधर महाकषाय के अंतर्गत दसमूल के गण की औषधियाँ आती हैं। वह शोधन महाकषाय के अंतर्गत आपका क्या आता है, मेनली उभयतो भागर की जो औषधियाँ वो मेनली आती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा सामंजस्य संबंध आपको याद रखना है, ठीक है, आचार्य चरक और सुश्रुत का। आचार्य जो चरक है जिसने महाकषाय के अंतर्गत जो द्रव्य बताए हैं वो उनका जो वर्णन है आचार्य सुश्रुत ने कौन से गण के अंतर्गत किए हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन बात करते हैं आगे, तो सर्वाधिक जो द्रव्य गण है, ठीक है, वो कितने हैं, तो एलादि गण जो है वो 27 है, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूनतम जो द्रव्य गण है, ठीक है, वो क्या है, 3 है, त्रिफला त्रिकटु, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगर पूछा जाए सर्वाधिक जो गण वाला कौन सा है, ठीक है, तो एलादि है, ठीक है, और उसके अंतर्गत 27 द्रव्य बताए गए हैं। न्यूनतम गण कौन सा है, तो आपका 3 द्रव्य वाले जैसे कि त्रिकटु और त्रिफला, ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। फिर बात करते हैं अष्टांग संग्रह ने लघु वृहत तथा कंटकवल्ली तृण व जीवनी और मध्यम पंचमूल तथा पंचमूल कुल 7 पंचमूल बताए हैं, ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने लघु वृहत कंटक वल्ली तृण जीवनी मध्यम पंचमूल तथा कुल जो है 7 पंचमूल बताए हैं। अष्टांग हृदय ने सुश्रुत के अनुसार जो वर्णन किए गए सुश्रुत पंच महाभूत में वल्ली कंटक नहीं माना है, उनके स्थान पर जीवनी और मध्यम पंचमूल बताए हैं। तो अष्टांग हृदय ने सुश्रुत ने जो वर्णन किया है पंचमूल, उसमें वल्ली और कंटक को नहीं माना है, ठीक है, उसके स्थान पर उन्होंने जीवनी और मध्यम पंचमूल को माना है। इसके अलावा त्रिजात, चतुर्जात, जीवनी और मध्यम पंचमूल का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। तो ये पूछा जाए त्रिजात, चतुर्जात और जीवनी, जो आपका जीवनी पंचमूल हो गया, त्रिजात, चतुर्जात, जीवनी और मध्यम पंचमूल जो है उनका जो वर्णन है वह अष्टांग हृदय ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लघु पंचमूल के विषय में। तो लघु पंचमूल वृहत पंचमूल दोनों को मिला करके 10 मूल बनते हैं और इसकी संज्ञा आचार्य सुश्रुत ने दी है। तो लघु पंचमूल और वृहत पंचमूल दोनों को मिला करके क्या है 10 मूल का निर्माण होता है और इसको क्या है मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तथा भैंसज रत्नावली में वर्णित सूतिका 10 मूल के घटक जिसके अंतर्गत क्या आता है लघु पंचमूल। इसके अलावा आपका दासी, प्रसारणी, सुंठी, अमृता और मुस्ता आता है, ठीक है। तो भैंसज रत्नावली में वर्णित जो आपका 10 मूल है उसके घटक बताइए, ऐसा करके बोला जाए। तो ये चीज़ याद रखना कि लघु पंचमूल तो सिमिलर रहेगा, लेकिन बृहद पंचमूल के अंतर्गत आपके ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो जाएंगे, जैसे कि दासी हो गया, प्रसारणी हो गया, सुंठी हो गया, अमृता हो गया, मुस्ता हो गया।
तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होंगे। भेषज रत्नावली जब बोल देगा फिर वो लघु पंचमूल तो सिमिलर ही रहेगा, बाकी इसको आपको याद रखना है कि दासी, प्रसारणी, शुंठी, अमृता और मुस्ता। फिर उसके बाद में जो दसमूल होता है, वो दसमूल का मेनली काम क्या होता है, तो जो दसमूल होता है वो उसका वर्ग मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि श्वास नाशक होते हैं, त्रिदोषर होते हैं, आम दोष का पाचन करने वाला होते हैं तथा सर्व ज्वर नाशक होते हैं, ये मेनली बताए हैं। तो दशमूल के विषय में श्वास नाशक, त्रिदोषर, आम दोष पाचक तथा सर्व ज्वर नाशक, ये मेनली आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो ये आपको क्या है मेनली याद रहना चाहिए, ठीक है। और बात रहा इस नोट्स के पासवर्ड का, तो इस नोट्स का जो पासवर्ड है मैं क्या है, भेषज रत्नावली के अनुसार क्या है आपका, दासी, प्रसारणी, शुंठी, अमृता, मुस्ता, ठीक है, ये आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो BDPSAM ये मेरे इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके आगे का जो पेज है वो देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।